मेरा नाम है गौतेश और आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बारे में। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या रशिया और यूक्रेन का युद्ध खत्म होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगभग 15 दिन हो गए हैं रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध को शुरू हुए और क्या अब ये युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यूक्रेन है और ये यहाँ पर रशिया है। और 27 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण करते हुए सबसे पहले लुहांस्क और दोनेत्स्क इन दोनों राज्यों को आज़ाद कर इन्हें एक अलग देश घोषित कर दिया था। और ये मैं आपको बता दूं कि क्राइमिया इसको रशिया ने यूक्रेन से 2014 में ही अलग कर दिया था। तो अब रशिया ने यहाँ से अपनी नेवी की मदद से आगे बढ़ते हुए अपनी बॉर्डर्स के अलोंग साइड अपनी टेरिटरी के इर्द गिर्द घूमते हुए जो यूक्रेन का कैपिटल है कीव उसके काफ़ी नज़दीक पहुंचना शुरू कर दिया है। और अब कुछ ही घंटों में या उसके ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन में रशिया जो है वो कीव को कब्जा लेगा। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस रीजन में जो कि आगे नेटो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर रशिया का ने अभी तक कोई हमला नहीं किया है और ना ही रशिया को कोई प्लान दिख रहा है और ना ही कोई भी रेजिस्टेंस नेटो कंट्रीज से रशिया की तरफ देखी गई है कि उन्होंने डायरेक्टली रशिया को रोकने की कोशिश की गई हो। जो भी रेजिस्टेंस अभी तक देखने को मिला है वो खुद यूक्रेन के लोगों का, उनकी फोर्सेस का, खुद से ही उन लोगों ने अभी तक यूक्रेन को 15 दिन तक रोक के रखा था। लेकिन अब जो रशिया है वो कई इसको अब कब्जाने ही वाला है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जो यूक्रेन ने भी अपनी हार को लगभग मान लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रांस 24 का आर्टिकल है दैट इन अ नोट टू रशिया यूक्रेन सेज नो लॉन्गर इंसिस्टिंग ऑन नेटो मेंबरशिप। तो जो युद्ध का सबसे बड़ा कारण था कि यूक्रेन जो है वो नेटो को ज्वाइन कर लेगा और जो नेटो की फोर्सेस हैं वो रशिया के बॉर्डर पर आ जाएंगी, तो वो कभी भी व्लादिमीर पुतिन या रशिया नहीं चाहता था। तो उसके ही रिस्पॉन्स में जब यूक्रेन ने रिक्वेस्ट किया नेटो को ज्वाइन करने के लिए, उसके ही रिस्पॉन्स में रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया। और अब खुद ही जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने कहा है कि वो नहीं यूक्रेन को नेटो को ज्वाइन करना चाहते और उनका कोई भी ऐसा मन नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं कि जब किसी भी देश के कैपिटल को कैप्चर कर लिया जाता है या फिर वहाँ के लीडर को मार दिया जाता है तो उस देश पर लगभग कब्जा वो समझ लिया जाता है कि हो गया है और उस देश के ऊपर किसी और देश का राज्य स्थापित हो चुका है। तो इसके बाद अब क्या हो सकता है? क्या जो व्लादिमीर पुतिन है वो ज़ेलेंस्की को हटाकर एक प्रो रशियन किसी लीडर को लाएंगे या ज़ेलेंस्की ही सरकार को रखेंगे और खुद रशियन फोर्सेस के साथ यूक्रेन को चलाएंगे? तो इसके बारे में अभी देखना होगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि रशिया जो है वो काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका है कीव को कब्जाने में, यूक्रेन की कैपिटल को कब्जाने में। तो अब अंतिम में एक बात कि अ लिटिल रे ऑफ होप फॉर यूक्रेन कुड बी वेरी डिजास्टरस फॉर रशिया। जैसे कि थोड़ी सी भी अगर आशा की किरण यूक्रेन को देखने को मिलती है इसके बीच में, अगर यूक्रेन होल्ड करने में रशियन फोर्सेस को थोड़ा और समय निकाल जाता है, क्योंकि जैसा कि हम देख सकते हैं इट इज़ ऑलरेडी टेकिंग टू लॉन्ग फॉर रशिया टू कैप्चर यूक्रेन। रशिया ने कभी नहीं सोचा था कि उनको इतनी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा जब वो यूक्रेन के ऊपर हमला करेंगे। इसका जो सारा श्रेय है वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और वहाँ के सोल्जर्स और उनके नागरिकों को जाता है। तो वैसे अगर हम देखें तो पेपर के ऊपर, कागजों में अगर हम बात करें नंबर्स के ऊपर, तो रशिया और यूक्रेन की आर्मी का कोई मुकाबला नहीं है और देयर इज़ नो मैच बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। लेकिन
अगर वेस्ट से जो असिस्टेंस यूक्रेन को मिल रहा है, जो कि आप देख रहे हैं वेपनरी देने की बात की जा रही है कि पोलैंड कुछ वेपन्स अपने जो फाइटर जेट्स है वो, हालांकि उन्होंने अभी के लिए मना कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर जो वेस्टर्न एलाइज हैं वो कुछ और वेपन्स या फाइटर जेट्स अगर पोलैंड से, रोमानिया से यूक्रेन की मदद के लिए भेजते हैं, और जैसे भी कि हम देख रहे हैं कि कुछ लोग भी यूक्रेन की मदद के लिए वॉलंटियर कर रहे हैं जो कि रिटायर्ड वेटरन्स हैं अलग अलग देशों से, अगर यूक्रेन रशिया को होल्ड करने में कामयाब होता है, अगर रशिया को होल्ड कर लिया जाता है यहाँ यूक्रेन के द्वारा, तो जो कहानी है वो बिल्कुल पलट सकती है और ये रशिया के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जैसे कि मैं यहाँ आपको दिखाऊं कि रशिया के ऊपर बहुत भारी सैंक्शंस लग चुके हैं। हालांकि मैं आपको बता सकता हूं कि अभी तक इतने भारी सैंक्शंस कभी भी किसी भी कंट्री के ऊपर नहीं लगे जिसने भी किसी भी दूसरी देश की टेरिटरी को कब्जाने की कोशिश करी है। अभी हमने देखा कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस थे ऑयल ना बेचने के, वेनेजुएला जो एक और बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है उसके ऊपर सैंक्शंस थे, लेकिन जो स्विफ्ट बैंक के ऑयल ना प्रोड्यूस करने के, जो सेमीकंडक्टर चिप्स रशिया को इंपोर्ट करने के, जितने भी आप कह सकते हैं यूजफुल थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू रन अ कंट्री, वो सभी जो सैंक्शंस हैं वो यूएसए और इसके फ्रेंडली कंट्रीज के द्वारा रशिया के ऊपर लगाए जा चुके हैं। अगर आप यहाँ पे आप देख सकते हैं यूरोपियन यूनियन, कनाडा, यूएसए, यूके, सभी जो नेटो अलाइड कंट्रीज और जो भी यूएस के फ्रेंडली कंट्रीज हैं उन्होंने रशिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सैंक्शन लगा दिए हैं, जिससे कि रशिया के लिए सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। और अब रशिया के पास एक ही ऑप्शन बचा है कि वो यूक्रेन को जल्दी से जल्दी कब्जा कर सभी जो नेटो कंट्रीज हैं, और यहाँ आप कह सकते हैं कि जो यूएन के स्थायी सदस्य हैं इस समय, या यूएन के जितने भी मेंबर्स हैं उनको टेबल पर लाएं और उनसे बातचीत करें और अपना स्टैंड क्लियर करें कि इन फ्यूचर कोई भी कंट्री अगर रशिया के बॉर्डर्स के पास आने की कोशिश करेगा, कोई भी नेटो कंट्रीज, नेटो फोर्सेस अगर रशिया के नेबरिंग कंट्रीज को अपने साथ ज्वाइन करते हैं तो उनके साथ भी ऐसा ही होगा जो यूक्रेन के साथ हुआ है, और उसके बदले में रशिया अपने ऊपर जो लगे सैंक्शंस हैं उसको हटाने की डिमांड करे, और तभी रशिया का सर्वाइवल पॉसिबल है। अदरवाइज इट इज टू डिफिकल्ट फॉर रशिया। सो नाउ विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।